चलो जी सर। write a question guys, write a question. If a body gives out 10 की power 9 electrons per second, if a body gives out 10 की power 9 electrons per second, if a body gives out 10 की power 9 electrons per second, 10 की power 9 electrons per second, find the time it will need, find the time it will need to get a charge of 1 coulomb. Find the time it will need to get a charge of 1 coulomb. Try it. Easy question, बहुत आसान सवाल है. If a body gives out 10 की power 9 electrons per second, find the time it will need to what? To get a charge of 1 coulomb. Try it. क्या बोल रही है? इतना कम? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स देता है पर सेकेंड. ठीक है, तो चार्ज कितना हो जाएगा पर सेकेंड? 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कितना होगा? 1.6. दिस इज द चार्ज पर सेकेंड. समझ आ रहा है? दिस इज द चार्ज एक्सपीरियंस पर सेकेंड. कहीं समझ में आ रहा है? तो घर पे है, क्लियर हो गया ना? दिस इज द चार्ज यस सर। ट्रांसफर्ड पर सेकेंड. सो चार्ज नीडेड कितना है? 1 कूलम. करेक्ट. चार्ज नीडेड कितना है? 1 कूलम. करेक्ट ना? देयरफॉर टाइम 1 अपॉन, बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन है. आंसर है 198 ईयर्स. मतलब हम लोग के बाद हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे शायद देख पाएंगे. एक और ट्राई करें? हाँ सर. अरे एक और ट्राई करें. लिखो, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर. हाउ मच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर हैविंग 250 ml. How much positive or negative charge is there in a cup of water having 250 ml?
सर कप ऑफ वाटर के बाद 250 ml। बहुत इजी है गाइस, 250 ml बोल रहे हैं ना, 250 ml। क्या पूछा है, कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है। पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम है ना, H2O। H2 मतलब 2, O मतलब 16, 18 ग्राम। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो ना कि इसमें कितना ग्राम, कितना मोल पानी है। Therefore 1 mole water is 18 ग्राम। ठीक है, so 250 ग्राम will be what, टू पानी का तो वैल्यू होता है ना, पानी का 1 ग्राम पर सीसी होता है ना डेंसिटी। तो 250 by 18 will be what, which is the number of moles। अच्छा, 1 mole is equal to how much, 6.02 into 10 to the power minus 23। This is the number of atoms in 1 mole। सही जा रहे हैं क्या, अरे हाँ बोलो, ठीक जा रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ एटम्स n, करेक्ट, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए। हाँ सर, ठीक बोल रहा हूँ क्या। अच्छा, अब एक जो एटम होगा उसमें कितना प्रोटॉन्स होगा, H2O मतलब 2 प्रोटॉन और 8 इसका ऑक्सीजन का। अरे इन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इन 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10। समझ आ रहा है, हाइड्रोजन में कितना होगा, 2 प्रोटॉन होगा, राइट, और ऑक्सीजन में कितना होगा, 8 होगा। बेटा 2 हाइड्रोजन ना, H2 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो गया, करेक्ट ना। Therefore number of protons is what, 60.2 into 10 to the power 23। तो टोटल पॉजिटिव कितना होगा, हो पाएगा सॉल्व। 10 की पावर माइनस 19 और 23 कट करके क्या बन जाएगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा। और वहां पर देखो 18 है, वहां पर क्या है 1.3, तो कुछ काटाकुटी आप कर सकते हो, डिवाइड बाय करके कुछ नो सॉल्व कर पाओगे सॉल्व, गेट द आंसर। गाइस कर लोगे क्या, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। हाँ जी, जो बच्चे घर पे हैं, एलिफिया, पृथा, अर्नव, सुलग्नो, समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसके आगे ना, बस मतलब ये कैलकुलेशन करना है आपको, कर लेंगे सॉल्व क्या हम लोग उसके आगे। एवरीवन कंफर्टेबल है हम लोग ना, आगे बढ़ जाए। इधर दीदी लोग कंफर्टेबल, फुल सपोर्ट। गाइस देखो, मैं जो बच्चे नए हैं, 2-3 बच्चे नए दिख रहे हैं मेरे को, ये है उधर भी ऑनलाइन बैठा हुआ है। मैं हमेशा फिजिक्स में ना आखिरी स्टेप सॉल्व नहीं करता हूँ, मेरा एक थॉट रहता है, मैं पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा आपको, पूरा सॉल्व कर दूंगा, आखिरी स्टेप मैं कभी सॉल्व नहीं करता हूँ। मेरा ये थॉट होता है कि आप घर जाकर के उसको रिवाइज करके पूरा कंप्लीट करो कम से कम, इसी बहाने का रिविजन भी हो जाता है। और 90% केसेस में देखा गया है कि उतना का उतना ही रहता है, कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो आप लोग ये काम मत करना, लॉस आपका है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, हमने बात की थी लास्ट क्लास में चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। हमने क्या कहा, क्वांटाइजेशन कहा था, एडिटिविटी कहा था, एक प्रॉपर्टी और है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फटाफट नोट करो। In the previous class we had discussed about 2 properties, quantization or additivity. The third property is conservation of charge. Obviously कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या बोलता है, फटाफट नोट कर लो 2 पॉइंट्स इसका, फटाफट नोट कर लो। पहला पॉइंट देखो, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। The total charge of an isolated system remains constant. The total charge of an isolated system remains constant. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो,
द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ो ना एनर्जी वाला फंडा, वही चीज है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी transferred from one body to another. Electric charges can neither be created nor be destroyed. They can only be transferred from one body to another. Be transferred from one body to another. ठीक है गाइस, तो चार्ज के बारे में जो बात था वो हमने कर लिया। चार्ज की प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया, एक दो न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लिए बेकार से। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब लॉ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सोल है ना, सोल है इस चैप्टर का। इसको समझना ठीक से, एग्जाम में डेरिवेशंस बन सकता है यहाँ से, जहाँ जहाँ भी डेरिवेशन बनने का चांसेस है वहाँ मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूंगा। घर पे जब जाओ तो थ्योरी का मतलब क्या होता है, डेरिवेशंस भी होता है। तो हमेशा आप क्या करना, प्रॉपर्ली रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना डेरिवेशंस को, जस्ट डोंट रीड देम आउट, समझ रहे हो। सो गिव द हेडिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, पहले इसका स्टेटमेंट जो है वो लिख लेते हैं हम लोग। अगर मेरे पास इसका स्कैन होता मैं फट से चोरी कर लेता, बट स्कैन क्या पता हो, देख लेता हूँ, भगवान से मनाओ कि हो स्कैन। Just write the statement here. The force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion, इसका पहले आप लिख लो, इसका जो स्टेटमेंट है वो नोट कर लो। The force of attraction or repulsion between two stationary point charges, between two stationary point charges, the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is, two stationary point charges is A directly proportional to the product of the two charges, and B part inversely proportional to the square of the distance between them। जैसे ग्रेविटेशन में था ना, दोनों का मास का मल्टीप्लिकेशन करते थे हम लोग और डिस्टेंस का स्क्वायर करते थे, कुछ वही कहानी यहाँ पर भी हो रहा है। सो वी विल राइट, मान लो ये आपके पास एक तो Q1 है, ध्यान रखना, एक तो क्या है आपके पास Q2, करेक्ट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है R, करेक्ट। एक चार्ज क्या है Q1 है, सेकेंड चार्ज क्या है Q2 है, और दोनों पर डिस्टेंस कितना है R। सो वी कैन राइट F is proportional to Q1 into Q2, right, and F proportional to 1 by R square, ठीक है ना। और we can write F proportional to Q1 Q2 by R square, और F is equal to K Q1 Q2 by R, K Q1 Q2 by R square, where K is a proportionality constant, where K is a proportionality constant, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K का वैल्यू क्या है? सर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। समझ आया क्या बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या? जितने बच्चे भी घर पे हैं कंफर्टेबल गाइस? यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? एवरीवन इज कंफर्टेबल टिल हियर ना? यस ना k का वैल्यू होता है, देखो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। समझ आया क्या बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को क्या? जितने बच्चे भी घर पे हैं कंफर्टेबल गाइस? यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? एवरीवन इज कंफर्टेबल टिल हियर ना? यस ना k का वैल्यू होता है, देखो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। It's 9 into 10 की power 9 मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। दिस इज व्हाट इट इज, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है गाइस? कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, मतलब k के जगह सीधा आप ये पुट कर दो 9 into 10 की पावर 9 और काम आपका हो जाएगा। यानी कि जो फोर्स है उसका वैल्यू कितना होगा? 1 अपॉन, बोलो गाइस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 by r स्क्वायर। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद है आपको? g m1 m2 by r स्क्वायर। सेम चीज है, सिमिलर चीज है, मतलब ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो। इफ q1 is equal to q2 is equal to 1 coulomb and r is equal to 1 meter. If q1 is equal to q2 is equal to 1 newton and 1 coulomb and r is equal to 1 meter, उस केस में f कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। अगर q1 q2 को 1 कर दें, ये बात 1 हो जाएगा, नीचे भी अगर 1 हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? f का वैल्यू कितना आएगा? जो k है वही हो जाएगा, उतना न्यूटन में आ जाएगा। इस बात समझ आ रहा है? दैट इज 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स, करेक्ट ना? हाँ, तो वी कैन डिफाइन, देखो देयरफॉर 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज, देखो देयरफॉर 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज, लिखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट नोट कर लो, मैं प्रॉपर्ली आपको टाइम दूंगा पढ़ने का। 1 coulomb can be defined as the amount of charge. 1 coulomb can be defined as the amount of charge that repels an equal and similar charge that repels. 1 coulomb can be defined as the amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 into 10 की power 9 Newton, with a force of 9 into 10 की power 9 Newton when placed in vacuum. Similar charge by a force of 9 into 10 की power 9 Newton when placed in vacuum, 1 meter apart. When placed in vacuum 1 meter apart. यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट, आप इसे नोट कर लो नीचे, और एप्सिलॉन नॉट इज द, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
एस नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है ना। आगे देखो, द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैक कूलम। The CGS unit of charge is stack coulomb. Stack coulomb या फिर ESU भी होता है, ESU भी होता है, इसका नाम ESU भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है? CGS यूनिट है चार्ज का, ठीक है। समझ आया बात? सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग जो कराने वाले हैं इसका डेरिवेशन भी काफी एग्जाम में आता है, वेक्टर फॉर्म। लिख दो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जितने बच्चे भी घर पे हैं, अर्नव है, अलिफिया है, पृथा है, प्रेरणु है, समझ में आ रहा है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा? जी सर। क्लियर हो रहा है ना? आसान चीज है गाइस, आसान चीज है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ध्यान से बेटा, ये आपके पास Q1 है, ये Q2 है, करेक्ट ना? यहां पर लिखो, फोटो बना गया, फोटो बनाओ। ऐश क्या हो गया, बहुत डाउन डाउन लग रही है, चुप हो गई है, दिक्कत हो रही है क्या? पॉली समझ आ रहा है? इधर पीछे इफ्तिकार, F21 क्या होता है? देखो बड़ा लिखो, F21 क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। F12 क्या है? फोर्स ऑन बिकॉज ऑफ 2। F ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। समझ आ रहा है? अरे बोलो। आगे लिखो, ठीक है, नहीं पूछूंगा, चलो तुमको इतना गुस्सा आ रहा है, नहीं बोलो। नेक्स्ट लिखो R12 यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन Q1 टू Q2, ठीक है। और R21 समझ आया ना? तो R12 का मतलब क्या हो गया? इधर, ठीक है। और R21 क्या हो गया? है ना? R12 का मतलब क्या होगा? Q1 से Q2 का डायरेक्शन। और R21 क्या होगा? Q2 से Q1 का डायरेक्शन। मतलब R12 क्या हो गया? लेफ्ट से राइट, और R21 क्या हो गया? राइट से लेफ्ट, ठीक है। सो F21 क्या है? ये फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव का बात क्या हो? दो डायरेक्शन दिया आपको, R12 और R21 दिया है ना? कुछ भी बोलोगे यार, सोच के बताओ, सोच के बताओ। R12 होगा तो क्यों होगा? R21 हुआ तो क्यों होगा? सर R12 क्यों होगा R12? अगर मैं बात कर रहे वेक्टर फॉर्म का ना, देखो अगर पूछेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है तो ये मैग्नीट्यूड है,
बट क्या बोल रहे हैं कभी वेक्टर की बात कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन भी उसका, किसका डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन, किस फोर्स का? F21 का, दिख नहीं रहा है, अंधा है। नहीं सर वही था। F21 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, राइट? डायरेक्शन क्या है इसका? क्यों R12 इसके डायरेक्शन में? आप सोचो जो Q1 है और Q2 है वो क्या कर रहा है, आपस में रिपेल कर रहे हैं ना, मतलब एक तरह से Q1 Q2 को धक्का मार रहा है ना, अपने दूर फेंक रहा है, जा इधर से जा। तो अगर देखोगे तो Q1 क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगा रहा है ना, जो Q1 है वो Q2 पर राइटवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉइंट समझ में आता है एवरीवन? नेक्स्ट F12 सुलभ, तुमको समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर। यार देखो टेस्ट यहाँ पर मैं लूंगा तो सब आपका पानी का पानी हो जाएगा, दूध तो है नहीं, सब पानी ही सिर्फ, उससे पानी का चढ़ाई उसमें पानी का छनाई हो जाएगा, तो गड़बड़ मत करना, समझ में नहीं आया तो पूछो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो और यहाँ पे प्रोड्यूस करो। ठीक है सर। ठीक है गाइस, ना यहाँ पर लिखो सिंस R12 इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ R21, नहीं कर, R12 का मतलब क्या हो गया? राइट वर्ड्स, R21 क्या हो गया उसका? लेफ्ट वर्ड्स, देयरफॉर F12 और देयरफॉर लिखो यहाँ पे कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, कूलम्स फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता था? अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है ना, एक्शन रिएक्शन है कि नहीं, एक्शन एक्शन पेयर है कि नहीं, सेम वैल्यू है लेकिन क्या है, उल्टा डायरेक्शन है। जो बच्चे घर पे हैं समझ में आ रहा है क्या, बताओ एवरीवन, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, इसी में एक पॉइंट और नोट कर लो, these forces act along, these forces act along these forces act along the line joining, these forces act along the line joining the centers of the two charges, these forces act along the line joining the centers of the two charges, therefore they are central forces, therefore they are कैसा forces? Central forces। सर रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी पे नोट कर लो, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी एक साथ है, permittivity of a medium, permittivity of a medium is a property which determines the force between two charges situated in that medium. Permittivity is a property of a medium which determines the force between two charges situated in that medium. Kept in that medium
विद इन दैट मीडियम। अब जो परमिटिविटी होता है ना गाइस, ये अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, करेक्ट ना? हर एक मीडियम का क्या होगा, अलग अलग होगा। हम लोग जो एयर का है ना, वो एयर के हिसाब से लिखते हैं क्या, 9 वो किसके, एयर के हिसाब से है। जो आपने लिखा ना एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर बोल सकते हैं हम लोग। अगर पानी में जाएगा तो अलग हो जाएगा। पानी का जो परमिटिविटी वो क्या है, 80 टाइम्स ज़्यादा है, शायद ऑलमोस्ट 80 टाइम्स ज़्यादा है। आगे देखो, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 करेक्ट ना? अगर कोई दो चार्जेस एयर में रखा हुआ है, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सुलन नो अर्नब अलिफिया समझ में आ रहा है, पता समझ में आ रहा है? यस सर। और एफ मीडियम मतलब अगर मैंने उसको वैक्यूम से हटा के किसी मीडियम में रख दिया तो क्या हो जाएगा, इट इज अज्यूम्ड टू बी एप्सिलॉन। समझ में आया? एप्सिलॉन और किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। एप्सिलॉन किसके लिए है, किसी और मीडियम के लिए, पानी, तेल, कुछ नहीं है ना, एनी अदर मीडियम वेयर E इज इक्वल टू, लिखो इंटरवीनिंग मीडियम। मतलब क्या मीडियम है, पानी है, ऑयल है ना, क्या चीज है उसकी, क्या चीज में रखा हुआ है चार्जेस, दिस इज एप्सिलॉन। अब एक काम करो, आप दोनों को डिवाइड कर दो, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम, डिवाइड करने मतलब कितना आएगा, ये आएगा, तो आ रहा है क्या, इफ यू डिवाइड द टू, ये आएगा क्या? समझ आया बच्चा लोग, समझ आया क्या? आगे लिखो, द रेशियो E divided by epsilon naught, the ratio epsilon by epsilon naught is called relative permittivity is called relative permittivity or dielectric constant is called relative permittivity or dielectric constant। सिंबल इसका है कप्पा के, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, द फोर्स या परमिटिविटी इन द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी इन द वैक्यूम, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहेगा बेटा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लिखो यहाँ पे बराबर, जस्ट नोट कर लो, इसका डेफिनेशन नोट कर लो, आपने लिखी लिया है, जस्ट नोट द डेफिनेशन आल्सो। लिखो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो रेशियो आएगा ना, E अपॉन ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे काफी यूज आने वाला है, ध्यान रखना। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम is the ratio of the force between two charges, is the ratio of the force between two charges, एक सेकंड मैं ऑन कर देता हूँ बाहर, of force between two charges of a medium is the ratio of force is the ratio of the force between two charges placed some distance apart in free space, to Sir, in free space the vacuum लिख सकते हो, in free space to the force between the same two charges when they are placed at the same distance to the force between the same two charges when they are placed at the same distance in the given medium। फिर से बोल रहा हूँ, the dielectric constant can be defined as the ratio of the force
between two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges kept same distance apart in the medium. समझ में आ रहा है बात? हाँ, मतलब अगर दो चार्ज को मैं रखूं नॉर्मल एयर में तो कितना फोर्स लग रहा है, उसी दो चार्ज को मैं रखूं कहां पर, पानी में, तो कितना फोर्स लग रहा है, तो दोनों का रेशियो होगा ना, तो क्या कहलाएगा, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लो एयर में हम देख रहे हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पानी में देख रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 2। नहीं, वैक्यूम बाई वो है ना, पहले ऊपर में वैक्यूम आ रहा है ना, तो हाफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या गाइस? समझ में आ रहा है? इजी है, कुछ खास डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए आपको इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो बिल्कुल क्लियर है ना। बेसिकली क्या बता रहा है डाइलेक्ट्रिक, क्या बता रहा है मुझे, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दूसरे मीडियम में एयर के मुकाबले कितना टाइम ज्यादा फोर्स लगेगा, बस ये तो बता रहा है। दोनों का रेशियो है ना गाइस, फिगर समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों मीडियम में, एक मीडियम हो गया और एक दूसरा मीडियम हो गया, दोनों मीडियम के अंदर कितना कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का क्या रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है, कितना टाइम ज्यादा है उससे। जब भी पूछता है ना रेशियो बताओ, मतलब क्या है, कितना टाइम ज्यादा है, कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, करेक्ट। सो इट इज जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ मच टाइम मोर और लेस द फोर्स इज इन द अदर मीडियम। ये बताता कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वी कैन आल्सो राइट F medium, F vacuum by F medium is equal to kappa, implies that F medium is equal to, है ना, अगर मुझे बता दे कप्पा का वैल्यू के की वजह बता दे और वैक्यूम में निकालने कितना फोर्स है, तो आप मीडियम में फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ना मैं कुछ राइट अ क्वेश्चन गाइस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द क्वेश्चन the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions, the electrostatic force of repulsion, the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन। 3.7 into 10 to the power -9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. When they are separated by a distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? How many electrons are missing from each ion? The electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to the power -9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? बताओ, try करो। So the angstrom to meter conversion, हाँ इसको 1 angstrom is equal to 10 की पावर, नहीं पता होना चाहिए आपको, दिया भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है।
सर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है। पर लिखे तो है स्क्रीन पर, देखो लिखा हुआ है। नहीं जे नीट देना है तो नहीं करना। जिस बच्चे को जे नीट नहीं देना है और आईएससी बोर्ड में है वो कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आपको जे नीट देना है या आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो नहीं कर सकते। क्या बोला है? The electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges. यहाँ पर क्या बोला है? Carrying equal charges. दोनों में चार्ज कितना है? Equal है। Q मान लो, let the charge be Q. बात समझ आ रहा है? So we can write F is equal to, ये पॉइंट क्या आपके समझ में आया ना? हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़ो। हाँ फोर्स ऑफ वही तो बोल रहे हो। क्या हम लोग को इससे क्यू मिल जाएगा? आर कितना बोला है? कितना बोला? कितना है? 5 एक्स्ट्रा ना। बताओ क्यू कितना आ रहा है? ये कौन है? तुम कौन हो? तुम पहचान नहीं पाए पर by the way, she is a karate champion. She is a state level to national level karate champion है। तुम जाओ वहाँ टुंडा की बात कर दीजिए। एस प्लीज गेट आंसर आ जाएगा ना। क्या हो गया? मैच बहुत थक गई लगी अंदर कि नहीं सर और नहीं आज आज जो अच्छे ना सर चले जाओ चले दी और अच्छे ना सर चले जाओ, है ना? ऐसा लग रहा है? कल फिर मिलेंगे और हेवी होता जाएगा। माय टारगेट इज कि बिफोर मार्च एंड्स आई शुड कंप्लीट डिटरमिनेंट्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड दिस चैप्टर। तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। -10 का स्क्वायर कितना है बताओ?
3.7 into 10 की पावर minus 9 into 25 into 10 की minus 20 ये सॉल्व करने पर आप देखना आपका जो Q है ना वो मैं लिख दे रहा हूँ 3.2 into 10 की पावर minus 19 आएगा। ये आना चाहिए Q आपका सॉल्व होने के बाद, ठीक है। इसका मतलब कितना चार्ज हो गया, कितना कितना प्रोटॉन हो गया, 2 हो गया ना। 1.6 का मतलब होता है 1, यहाँ पर कितना है 3.2 का है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, कितना होगा 2। समझ आया बात। Q का वैल्यू इतना आ गया ना, तो एक आयन पे इतना चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा 2। हाँ हाँ Q इज इक्वल टू N लगा दो, राइट। ऐश समझी बेटा, एलिफिया, अर्नव, पृथा, सुलग्नो, समझा वो। यस एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो। ठीक है हो जाएगा, ऐश हो जाएगा बेटा। एक और ट्राई करो। अच्छा कल के क्लास में तो क्या करने वाले हम लोग, we'll take some numericals on this topic first, hopefully मैं स्कैन कर लूँगा उसके बाद हम और एक्सप्लोर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुँचने का ट्राई करेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलें आगे, लिखो a free pitch ball A, a free pitch ball A, अच्छा मम्मी को तो वेट कर लीजिए 5 मिनट में बात करता हूँ उनसे। A free pitch ball A of 8 gram mass, मास कितना है इसका 8 gram, carries a positive charge 5 into 10 की पावर minus 8 coulomb, 5 into 10 की पावर minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge? लिखा है बेटा, एक बॉल है पिच बॉल, पिच एक मटेरियल होता है, एक बॉल है उसका मास कितना है 8 ग्राम्स और चार्ज कितना है स्क्रीन पर लिखा हुआ है। What must be the nature and value of the charge? What must be the nature and value of the charge on the second ball? On the second ball, placed 5 cm below. Placed 5 cm below. The value of the charge on the second ball, placed 5 cm below. Placed 5 cm below, so that the upper ball is stationary. आज की क्लास लास्ट क्वेश्चन। क्यों so that the upper बॉल इज स्टेशनरी, 6-5 हो गया। तो जाना कहाँ है तुमको? क्यों? हाँ तो चले जाना, 5:55 हुआ है, 6:05 नहीं हुआ, because of fast है। Read the question, make the diagram. Read the question guys, diagram बनाओ क्वेश्चन पढ़ने के बाद। Read the question. क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 बॉल्स है राइट, है ना। एक बॉल कितना है 8 ग्राम्स का, ठीक है। बोला है कि दूसरा बॉल में क्या चार्ज हो और क्या इसका वैल्यू हो, सो दैट ये वाला बॉल क्या हो जाए स्टेशनरी हो जाए, ठीक है। इसमें चार्ज कितना बोला है, करेक्ट। अब बताओ नीचे वाला बॉल अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो बॉल को पुल कर लेगा, हमको तो पुल नहीं करना, उसको रोके रखना है। अच्छा अगर ध्यान से देखो ये बॉल ए पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे में mg लग रहा है ना, हाँ। तो बॉल बी
उस पर इतना फोर्स लगाए कि mg बैलेंस हो जाए। ये पॉइंट आपको समझ में आता है कि नहीं आता? अगर बॉल बी को स्टेशनरी रखना है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाला बॉल उसको ऊपर की तरफ ठेले, राइट? जो बच्चे घर पे हैं समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, अगर मुझे बॉल ए को स्टेशनरी रखना है तो उसको स्टेशनरी रखने में हेल्प कौन करेगा? बॉल बी। कैसे करेगा? ऊपर की तरफ धक्का मार के रिपेल करेगा। तो पहले क्या बोलोगे, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, या फिर सेम एज द बॉल ए। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ तेजी, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आईआईटी में आ जाए या किसी कंपनी, तो क्वेश्चन में कैसा आएगा? बॉल बी मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, बॉल बी मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, बॉल बी मस्ट बी हैविंग दिस मच मैग्नीट्यूड, होता है ना? दिसके दे कैन गिव 4-5 ऑप्शंस एंड देन दे कैन टेल यू ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 इज करेक्ट, या ऑल आर इनकरेक्ट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, राइट? तो अब देखो ध्यान से क्या बोलोगे आप, देयरफॉर mg is equal to FAB। mg कितना है? 0.008, 8 ग्राम बोला है ना, इंटू 10, ठीक है? और 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू मान लो चार्ज को, ठीक है? डिस्टेंस कितना बोला बच्चा लोग? 5 cm। इससे आप क्यू सॉल्व कर सकते हो? तो क्या हो पाएगा? क्या हो पाएगा? अरे हो पाएगा, मुझे इसका आंसर चाहिए कल के क्लास में। ये अगर होमवर्क ले लो, मैथ्स का भी कोई होमवर्क दिया, इसमें भी दिया, दोनों करके आना और अपने से कुछ रिवाइज करके आना। कल का क्लास पहले हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो सी यू गाइस टुमारो 3 PM। अगेन क्लास कल कितने बजे से है? 3 to 6।